घायल तो हर परिंदा है, घायल तो हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। यह शायरी हमें सीख देती है कि हमें अपनी असफलताओं से घबराना नहीं है। जीवन है, इसमें विभिन्न असफलताएं आती रहेगी और उन असफलताओं को पार करते हुए हमें अपनी सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है यह हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में हम लोग देखे थे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में कंपनियों को स्थापित करने का डेट हम लोग देख चुके हैं और इसके साथ ही पुर्तगाल और डच को भी देख चुके हैं। आज यह पार्ट 2 है जिसमें हम लोग ब्रिटिश, इसके साथ फ्रांसीसी और डेनिश को कवर करेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि जो जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर होगा उसका हैंड रिटन PDF भी तैयार किया जा चुका है। उसको प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे या जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पर आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो हम लोग का पहला लेक्चर में क्या है, ब्रिटिश से। पिछला लेक्चर में हम लोग पुर्तगाली, डच को देख चुके थे, ठीक है। तो ब्रिटिश में हम लोग देखेंगे कि आखिर ब्रिटिश से पहला व्यक्ति वह कौन था जो भारत में आया था। तो वह व्यक्ति का नाम था जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल यह पहला व्यक्ति था जो ब्रिटेन से भारत समुद्र के माध्यम से आया था। कब आया था? तो 1597 में। कब आया था? 1597 में। और इस समय जो भारत में मुगल बादशाह थे उनका नाम था अकबर। यानी कि भारत के मुगल बादशाह कौन थे इस समय? अकबर थे, अकबर। तो एग्जाम में पूछेगा कि पहला व्यक्ति जो ब्रिटिश था और भारत में आया था वह कौन था, तो आंसर क्या होगा? जॉन मिल्डन हॉल, ठीक है, जॉन मिल्डन हॉल। ब्रिटिश में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था उसको हम लोग देख चुके हैं कि 1599 में किया गया था। कहीं कहीं 1600 भी दिया रहता है, इससे आपको घबराना नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना किया गया था उसको 217 व्यापारियों के द्वारा मिलकर स्थापित किया गया था। कितने व्यापारियों के द्वारा? तो 217 व्यापारियों के द्वारा मिलकर स्थापित किया गया था। इस कंपनी के लिए जो एक डेट है 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का परमिट दिया था। किसने? तो महारानी एलिजाबेथ ने। किंतु आगे चलकर ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के द्वारा 1609 में यह जो समय सीमा 15 वर्ष निर्धारित किया गया था, इस समय सीमा को समाप्त कर अनिश्चित काल के लिए इस समय सीमा को बढ़ा दिया गया। तो 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने क्या दी थी? परमिट दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप लोग जाके पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। इस कंपनी के संचालन के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया था जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या नाम था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कुल कितने सदस्य थे? तो 24 सदस्य थे। कितने? 24। यह जो 24 सदस्य थे यह उन्हीं व्यक्तियों में से थे जिनके द्वारा कंपनी को स्थापित किया गया था और इनका चुनाव भी वही व्यक्ति किए थे जो कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किए थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्य 24 थे। कितने? 24। इसके बाद नाम आता है कैप्टन विलियम हॉकिंस। किसका? कैप्टन विलियम हॉकिंस। यह जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का दूत था। किसका? तो ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का दूत था और वह पहला ब्रिटिश व्यक्ति था। कौन? यह पहला ब्रिटिश व्यक्ति था जो व्यापारिक दृष्टि से भारत आया था। तो व्यापारिक दृष्टि से भारत आने वाले में पहला व्यक्ति कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस। और कब आया था? तो आया था 1608 में और यह जिस जहाज से आया था उसका नाम था हेक्टर।
क्या नाम था? हेक्टर। हेक्टर जहाज से यह 1608 में आया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस के द्वारा एक पत्र लेकर आया गया था जो कि अकबर के नाम से लिखा हुआ था। किसके नाम से था? अकबर के नाम से था। किंतु इस समय तक अकबर की मृत्यु हो जाती है। इस समय तक अकबर की मृत्यु हो जाती है और अब बादशाह कौन रहता है? तो जहांगीर रहता है। जहांगीर। एग्जामों में पूछा गया था कि जब कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया था तो उस समय भारत के मुगल बादशाह कौन था? तो एग्जाम में ऑप्शन क्या था? जहांगीर। यह जहांगीर के समय आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस से। कब आया था? तो 1608 में। यदि पूछेगा कि पहला ब्रिटिश व्यक्ति जो भारत आया था तो क्या ऑप्शन होगा? जॉन मिल्डन हॉल। किंतु व्यापारिक दृष्टि से बोलेगा तो उसमें हो जाएगा पहला व्यक्ति कैप्टन विलियम हॉकिंस। इसके बाद इसका तो पहला अभियान था, किंतु जो दूसरा अभियान हुआ था उसमें दो व्यक्तियों का नाम प्रमुख है, जिनमें एक है सर टॉमस रो। कौन? सर टॉमस रो। और एक है एडवर्ड टेरी। कौन है? तो एक है एडवर्ड टेरी। ये जो दोनों व्यक्ति थे 1615 में, कब? 1615 में भारत आए थे। और इस समय जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे? तो उनका नाम था जहांगीर। मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय जहांगीर था। और जो सर टॉमस एरो था और जो एडवर्ड टेरी थे, ये दोनों जहांगीर से कहाँ मिले थे? तो अजमेर में मिले थे। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये दोनों व्यक्ति का तो नहीं था, सर टॉमस रो का नाम था कि सर टॉमस रो जहांगीर से कहाँ मिला था? तो अजमेर में। ठीक है। जो ब्रिटिश कंपनी है इसकी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? तो पहली फैक्ट्री की स्थापना किया गया था 1611 में। 1611 में मसूलीपट्टनम में किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। किंतु यदि बोलेगा कि प्रथम वह फैक्ट्री जिसकी आधारशिला ब्रिटिशों द्वारा डाला गया था, यानी कि प्रथम फैक्ट्री जिसकी आधारशिला ब्रिटिशों द्वारा डाला गया था, वह डाला गया था सूरत में डाला गया था। कहाँ डाला गया था? सूरत में डाला गया था। और कब डाला गया था? तो 1608 में ही डाला गया था। 1608 में। यदि यह 1608 में बनकर तैयार हो जाता या 1611 से पहले बनकर तैयार हो जाता तो सूरत होता, किंतु इसे तैयार होने में 1613 ईस्वी का समय आ गया। कब आ गया? 1613 ईस्वी में यह पूरा हुआ था। तो पहली फैक्ट्री की आधारशिला कहाँ डाला गया था? तो सूरत में डाला गया था 1608 में। किंतु जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मसूलीपट्टनम। वहां पे स्थापित हुआ था। और कब हुआ था? तो 1611 में। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1661 ईस्वी का समय था। कौन सा डेट था? 1661 ईस्वी। इस समय हुआ क्या कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिंगाजा, क्या नाम था उनका? कैथरीन ब्रिंगाजा का विवाह ब्रिटिश के राजा चार्ल्स द्वितीय से किए थे। किसे किए थे? ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय से किए थे। और उन्होंने, पुर्तगालियों ने उस बंबई को, एक बंबई शहर था जिसपे उनका अधिकार था, उस बंबई को उन्होंने क्या किए कि चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिए। किसको दे दिए? तो चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था, जो कि चार्ल्स द्वितीय कौन था? तो ब्रिटिश राजा था। ठीक है। तो 1661 में चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में मिला था। और हुआ क्या कि इस बंबई को चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में क्या किया कि अपनी जो अंग्रेज कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अपनी कंपनी को वह 10 पाउंड वार्षिक किराया पर क्या कर दिया? उन्हें सौंप दिया। तो किसे दे दिया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया कि बंबई को किराया पर दे दिया। और इसी बंबई को जो कई द्वीपों में विभाजित था, इसे ही मिलाकर जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके द्वारा एक बंबई नगर की स्थापना किया गया था। क्या? तो बंबई नगर। और इस बंबई नगर को स्थापित करने वालों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बंबई शहर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो उसमें नाम है जेराल्ड ऑंगियर।
किसका? जेराल्ड ओंगियर के द्वारा ही बंबई नगर की स्थापना किया गया था। यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि बोर्ड पे जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं यह सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जितने भी आप स्टार लगा दें वो कम है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आप लोग प्रीवियस उठा के देख सकते हैं जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आपको दिखेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1687 में होता क्या है कि 1687 में इस कंपनी के द्वारा पश्चिमी भाग, जो भारत का पश्चिमी भाग है, उस पश्चिमी भाग का मुख्यालय बनाया गया बंबई को। कब? तो 1687 में पश्चिमी भाग का मुख्यालय बंबई को बनाया गया। तो पश्चिमी भाग का मुख्यालय ब्रिटिश कंपनी का कहाँ था? तो मुंबई में था, बंबई में था। ठीक है। इसके बाद नाम आता है अजीम उस शान का। इस ब्रिटिश कंपनियों में एक अजीम उस शान का नाम आता है, जो कि क्या था? एक शासक था। इसके द्वारा ब्रिटिशों को 3 गांव की जमींदारी प्रदान किया गया था। उन 3 गांवों का नाम है सुतानाती, गोविंदपुर और कालीकता। तो सुतानाती, गोविंदपुर और कालीकता, इन तीनों गांवों की जमींदारी ब्रिटिशों को किसने प्रदान किया था? तो अजीम उस शान ने। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अजीम उस शान ने जो है प्रदान किया था। अजीम उस शान आंसर में था। यहां तक कि इन गांवों को लेकर भी पूछा जा चुका है क्रम में कि ए में जैसे 3-4 ऑप्शन दिया गया रहेगा, उसमें विभिन्न नाम दिया रहेगा और पूछेगा कि इनमें कौन था जिसकी अजीम उस शान ने जमींदारी दी थी और जिसको मिलाकर कलकत्ता नगर की स्थापना किया गया था। तो उसमें कौन था? तो सुतानाती, कलिकता और गोविंदपुर। ठीक है। इन्हीं को मिलाकर कलकत्ता नगर का स्थापना किया गया। कलकत्ता नगर का स्थापना किया गया। कब किया गया था? तो 1690 में। कब? 1690 में। 1690 में। इसको स्थापित करने वालों में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसका नाम है जॉब चार्नोक। क्या नाम है? जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक के द्वारा कलकत्ता नगर की स्थापना किया गया था और कलकत्ता में ही एक किला का निर्माण किया गया जिसका नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम किला का निर्माण कहाँ किया गया? तो कलकत्ता में। ठीक है। सभी बिंदु एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक बार फिर बता देता हूं। ठीक है। और नोट करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी टीम द्वारा मेहनत करके पहले से ही हैंड रिटन फॉर्मेट में नोट्स तैयार किया जा चुका है, PDF तैयार किया जा चुका है। आपको उसको प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना है। ठीक है। और वह जो नोट्स होगा उसमें हमारे द्वारा जो भी बोला जा रहा है यहाँ पे वो सब इंक्लूड होगा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए कि जो फोर्ट विलियम किला था वह कलकत्ता में स्थापित था। ठीक है। इसके बाद यहाँ का जो पहला गवर्नर था कलकत्ता का, उसका नाम था चार्ल्स आयर। क्या नाम था? चार्ल्स आयर जो था कलकत्ता का पहला गवर्नर यानी कि कलकत्ता का पहला प्रेसिडेंट था। ठीक है। फ्रांसिस डे के द्वारा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टा पर लिया गया। कहाँ के राजा से? तो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टा पर लिया गया। कब लिया गया था? तो 1639 में। कब? 1639 में। तो मद्रास को पट्टा पर किसने लिया? तो फ्रांसिस डे। यानी मद्रास के संबंध में अगर क्वेश्चन आएगा तो फ्रांसिस डे का उसमें नाम अवश्य रहेगा। और मद्रास में ही एक किला का निर्माण किया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला का निर्माण कहाँ किया गया था? तो मद्रास में किया गया था। कब किया गया था? तो 1640 में। और यह जो मद्रास है इसे कोरोमंडल तट, कहाँ? तो कोरोमंडल तट जो कि पूर्वी तट का एक हिस्सा है, उस कोरोमंडल तट का इसे मुख्यालय बनाया गया। कोरोमंडल तट का मुख्यालय मद्रास को बनाया गया। ठीक है। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी को कंप्लीट होगा, कंफर्म हो गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। यदि सच में अच्छा लग रहा है तो अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे
फ्रांसीसी, ठीक है, ब्रिटिश हो गया, फ्रांसीसी देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग डेनिश, क्योंकि डेनिश जो था एक छोटा सा टॉपिक था, इसलिए इसे हम लोग बाद में रखे हैं। जबकि जो डेनिश थी फ्रांस से पहले आए थे, ठीक है। आप थोड़ा यहाँ पे क्रम देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि फ्रांस से डेनिश पहले आए थे। ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। तो फ्रांसीसी जो कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांस के शासक लुई 14वें के द्वारा, और उनके जो मंत्री थी कोलबर्ट, कौन थे, कोलबर्ट, और शासक कौन थे, लुई 14वां, इन दोनों के द्वारा मिलकर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, हम लोग देखे हैं पिछले लेक्चर में 1664 में। कब, 1664 में। और यहाँ जो फ्रांसिस कंपनी थी एक सरकारी कंपनी थी। कैसी कंपनी थी, तो यह एक सरकारी कंपनी थी, यानी कि यह सरकारी सहायता पर निर्भर थी और इस पर सरकार का नियंत्रण था। कोई भी आर्थिक सहायता लेनी होती थी उसे फ्रांसीसी सरकार के द्वारा पूरा किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है कि वह कौन सी कंपनी है जो सरकारी नियंत्रण में थी, यानी सरकारी नियंत्रण वाली कंपनी कौन थी, तो उनमें इन कंपनियों का नाम था, किंतु उसमें मेन ऑप्शन सही क्या था, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि फ्रांस की थी। इन फ्रांसीसियों में जो पहला अभियान है वह होता है 1667 में। कब होता है, 1667 में, और किसके नेतृत्व में होता है, तो फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में पहला अभियान होता है। एग्जाम में पूछा गया यह टॉपिक है कि फ्रांसीसियों का पहला अभियान किसके नेतृत्व में हुआ था, तो फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में। इनका जो पहली फैक्ट्री है फ्रांसीसियों की, उसकी स्थापना किया गया था 1668 में। कब किया गया था, 1668 में किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो सूरत में किया गया था। कहाँ, सूरत में, 1668 में। आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि इन कंपनियों का स्थान, जो पहली फैक्ट्री है, इसका स्थान और डेट दोनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह तो आपके दिमाग में एकदम बैठा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्षमा का गुंजाइश नहीं है, इसीलिए आपको इसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे VBI अवश्य लगाएं आप। किंतु जो दूसरी फैक्ट्री है उसकी स्थापना किया गया था 1669 में। कब किया गया था, 1669 में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो किया गया था मसूलीपट्टनम में। कहाँ किया गया था, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। इसके बाद वेलिकोंडा के एक सूबेदार थे, ठीक है, उनके द्वारा क्या किया गया कि फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा पुदुचेरी गांव को पट्टा पर लिया गया, ठीक है। और इसी को क्या किया गया, फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी या पुदुचेरी नगर की स्थापना किया गया था, ठीक है। यहाँ पे आपको पांडिचेरी भी दिया रहेगा, तो घबराना नहीं है, क्योंकि इसी को पांडिचेरी के नाम से भी जानते हैं। तो पांडिचेरी नगर की स्थापना किसने किया, पुदुचेरी नगर की स्थापना किसने किया, तो फ्रैंकोइस मार्टिन ने किया था। और वह डेट था 1674। क्या था, 1674 में किया गया था। इसके बाद इसी पुदुचेरी या पांडिचेरी में एक किला था जिसका नाम था फोर्ट लुई किला। फोर्ट लुई किला कहाँ स्थापित किया गया था, तो पुदुचेरी या पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो उसमें फ्रांसीसियों के द्वारा स्थापित किया गया था, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है फ्रैंकोइस मार्टिन का। किसका नाम है, फ्रैंकोइस मार्टिन का। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भारत है, इस भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का जो संस्थापक है वो फ्रैंकोइस मार्टिन को ही माना जाता है। फ्रैंकोइस मार्टिन को ही भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो एक बंगाल के सूबेदार थे जिनका नाम था शाइस्ता खां। इस शाइस्ता खां के द्वारा इन फ्रांसीसियों को चंद्रनगर नामक स्थान प्रदान किया गया था। कौन सा स्थान, तो चंद्रनगर नामक स्थान बंगाल के शासक थे, सूबेदार थे शाइस्ता खां, उसके द्वारा इनको प्रदान किया गया था। और उससे ही ये लोग अपने व्यापारिक केंद्र के रूप में बदल दिए। क्या नाम था, तो चंद्रनगर व्यापारिक केंद्र। कहाँ पे, तो बंगाल में।
बंगाल में जो चंद्रनगर व्यापारिक केंद्र है, इसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है फ्रांसीसियों से। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है। इसके बाद फ्रांसीस कंपनी जो है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका एक महत्वपूर्ण गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले। क्या नाम था? डुप्ले। और डुप्ले जो है भारत में फ्रांसीसी बस्ती का काफी ज्यादा, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी का काफी ज्यादा विस्तार किया, जिसके कारण जो है यह ब्रिटिश को और फ्रांस अपने आप में टक्कर में आ गए, यानी कि दोनों में बहुत ज्यादा कंपटीशन होने लगा। और जो डुप्ले के द्वारा जो नीति अपनाया गया था भारतीय रियासतों के प्रति, वही कहीं ना कहीं इन ब्रिटिशों का भारत को विजय करने में मार्गदर्शन का काम किया, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब डुप्ले के द्वारा भारतीय बस्तियों में, जो भारत में अपना विस्तार करने लगा, तो ब्रिटिशों से कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा होने लगा और इसके कारण 20 वर्षों का युद्ध प्रारंभ होता है, जिसे कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध, 3 युद्ध होता है, ठीक है। जिसमें लोग देखेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था वह होता है 1746 से 1748 के बीच। कब से कब? 1746 से 1748 के बीच। जबकि जो दूसरा था वो 49 से 54 होता है और जो तीसरा था वो होता है 1756 से 1763 तक, ठीक है। तो पहला युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748। और इसमें जो यहाँ जो युद्ध था फ्रांसीसियों और ब्रिटिश कंपनी के मध्य लड़ा गया था। किसके बीच कर्नाटक का युद्ध हुआ था? तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच। इसे भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इस युद्ध में जो फ्रांसीसी गवर्नर था उसका नाम था डुप्ले। कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इसके युद्ध में नेतृत्व किया था फ्रांस की कंपनी का। और यह जो युद्ध है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर प्रारंभ किया गया था। इस युद्ध का कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार इस युद्ध के होने का सबसे प्रमुख कारण था, उसका मुद्दा। इस युद्ध में जो है ब्रिटिश पराजित हो जाते हैं, यानी कि ये फ्रांसीसी जो है पहला युद्ध में अंग्रेजों को पराजित कर दिए, किंतु दूसरा और तीसरा में ये फ्रांसीस पराजित होते हैं ब्रिटिशों से, किंतु पहला में ब्रिटिश पराजित हुए, ठीक है। और इसकी जो युद्ध है, इस युद्ध की समाप्ति होती है एला सापल की संधि से। एला सापल की संधि से यह जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध है, इसकी समाप्ति हुई थी, जो कि 1748 में हुआ था। तो हुआ था 1748 में एला सापल की संधि हुआ था। एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो अंत है किस संधि के तहत हुआ था? तो ऑप्शन में क्या था? यह सभी थे, जितने हैं ना, पांडिचेरी की संधि दूसरा में हुआ था और तीसरा में पेरिस की संधि हुआ था, वो सभी था, किंतु सही ऑप्शन जो था वह था एला सापल की संधि। इसके बाद हम लोग आते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध पे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो टाइम पीरियड है वह है 1749 से 1754। कब? 1749 से 1754। और इसमें भी जो फ्रांसीसी गवर्नर था वह था डुप्ले। कौन था? डुप्ले था। और यह जो युद्ध का जो प्रमुख कारण था वह कर्नाटक और हैदराबाद का आंतरिक मामला था। उन्हीं आंतरिक मामलों में ये जो दोनों कंपनियां थी हस्तक्षेप कर रही थी, जिसके कारण युद्ध जो है प्रारंभ हुआ। और इसमें हुआ क्या कि इस युद्ध में जो है फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं। किससे पराजित होते हैं? तो ब्रिटिश से पराजित होते हैं फ्रांसीसी। और इसके पराजित होने के कारण हुआ क्या कि जो फ्रांसीसी सरकार थी वह डुप्ले को वापस बुला ली। डुप्ले को वापस बुला ली क्योंकि इस कंपनी पे फ्रांस के सरकार का नियंत्रण था। और वह जब डुप्ले को वापस बुला लिया गया, किंतु यह जो है फ्रांसीसी सरकार की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ, क्योंकि डुप्ले कहीं ना कहीं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, ठीक है। और इसके स्थान पे काउंट डी लाली को भेजा गया था, जो कि अभी नया नया व्यक्ति था और यह रणनीति में, कूटनीति में उतना कुशल नहीं था जितना कि डुप्ले था, ठीक है। डुप्ले तो वापस चला गया और जब इस युद्ध की संधि हुआ वो काउंट डी लाली आया। उसके बाद पांडिचेरी की संधि हुई। कब हुई थी? तो 1754 में। तो पहला कर्नाटक युद्ध में कौन सा संधि हुआ था?
एला सापल की संधि, और दूसरा युद्ध में कौन सा हुआ, तो पांडिचेरी की संधि। ठीक है, इससे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन, संधियों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन नेतृत्व किया था, तो डुप्ले, यह भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रश्न आता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और इसका जो टाइम पीरियड था वह था 1756 से 1763 ईस्वी तक। कब, 1756 से 1763 ईस्वी तक। इस युद्ध में क्या हुआ था कि इस समय तो डुप्ले को वापस बुला लिया गया था, इसी कारण इसमें काउंट डी लाली के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और यह जो युद्ध था ऑस्ट्रिया, यहाँ पे ब्रिटिश में, फ्रांस और ब्रिटिश कंपनी के बीच 7 वर्षों का यूरोप में युद्ध प्रारंभ हो गया था। यूरोप में 7 वर्षों का एक युद्ध प्रारंभ होता है फ्रांस और ब्रिटिश के बीच। इसी कारण से भारत में भी युद्ध प्रारंभ हो जाता है इन दोनों शक्तियों के बीच। इसका यही देखा जाए तो मेन कारण था, और इसमें भी जो फ्रांसीसी हैं वह पराजित हो जाते हैं। कौन पराजित होते हैं, फ्रांसीसी पराजित होते हैं। केवल पहला युद्ध में विजय हुए थे, और पहला युद्ध में ब्रिटिश पराजित हुए थे, किंतु बाकी दोनों युद्धों में ब्रिटिश विजयी होते हैं और फ्रांसीसी पराजित होते हैं, जिसके कारण एक संधि हुआ, पेरिस की संधि। कौन सी संधि, पेरिस की संधि हुआ था, जो कि 1763 में हुआ था। कब हुआ था पेरिस की संधि, 1763 में। ठीक है, आप लोग को मुझे उम्मीद है कि बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक हम लोग देख चुके हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसी बीच एक युद्ध होता है जिसका नाम है वांडीवास का युद्ध। क्या नाम है, वांडीवास का युद्ध। यह कब होता है, तो 1760 में होता है। कब, 1760 में एक युद्ध होता है जो कि वांडीवास के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में जो ब्रिटिशों का नेतृत्व किया था उसका नाम है आयरकोट। क्या नाम है, आयरकोट। और जो फ्रांसीसी का नेतृत्व किया था उसका नाम था काउंट डी लाली। कौन, काउंट डी लाली। इस युद्ध में भी फ्रांसीसी जो है पराजित हुए। इस वांडीवास के युद्ध में भी फ्रांसीसी पराजित हुए, और इसके बाद भारत में इनका पतन प्रारंभ हो जाता है। इसमें एक संधि किया गया, उस संधि के तहत कुछ शर्तों को निर्धारित किया गया था कि यह अपनी भारत में जो है अपनी कंपनियों की, अपनी फैक्ट्रियों की जो फ्रांसीसी हैं किला बंदी नहीं करेंगे, साथ ही साथ वह सैनिक को नहीं रखेंगे। इन सभी कारणों से यह अपनी व्यापारिक गतिविधियों तक ही सिमट कर रह गए। और जो यह वांडीवास का युद्ध है, जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध है, वह जो है ब्रिटिशों को भारत का विजयी बना दिया। यानी कि एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरे वो थे ब्रिटिश। ठीक है, तो फ्रांसीसी का भी काम तमाम हो गया। तो इसके बाद भारत में फ्रांसीसियों का पतन प्रारंभ हो गया, और जो प्रमुख शक्ति है वह ब्रिटिश उस रूप में उभरा है। इसके बाद नाम आता है डेनिश का। यह जो डेनिश थे वह डेनमार्क से संबंधित थे, यानी कि डेनमार्क के रहने वाले थे। कहाँ की, डेनमार्क के रहने वाले थे। हम लोग देखे हैं कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, पिछला लेक्चर में देखे हैं। यहाँ भी बता देता हूँ कि 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। इनके द्वारा जो पहली फैक्ट्री की स्थापना किया गया था उसका टाइम था 1620। कब, 1620 था। और कहाँ स्थापित किया गया था, तो तंजौर में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो 1620 में तंजौर के में इनके द्वारा, डेनिशों के द्वारा पहली फैक्ट्री को स्थापित किया गया था। इस तंजौर को ट्रैंकोबार के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यदि ऑप्शन में दिया रहेगा ट्रैंकोबार या तंजौर तो घबराना नहीं है, इसमें कोई भी दिया रहेगा तो उसे आपको टिक करना है बेहिचक। ठीक है, तो ट्रैंकोबार या तंजौर में डेनिशों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। किंतु बंगाल में यदि पूछेगा कि बंगाल में इनकी पहली फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन क्या होगा, 1676। कब, 1676। और कहाँ हुआ था, तो श्री रामपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, श्री रामपुर में 1676 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या कि 1745 में ये लोग अपनी सभी फैक्ट्रियों और व्यापारिक गतिविधियों को अंग्रेजों को बेचकर भारत से बाहर चले जाते हैं।
कौन? तो डेनिस अपनी सभी व्यापारिक गतिविधियों, फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को बेचकर भारत से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता हो गया कि इनका विस्तार, इनका विकास भारत में कहीं ना कहीं मुश्किल है। ठीक है, तो 1745 में अपनी सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को बेचकर भारत से बाहर चले गए। तो आज का लेक्चर हम लोग का यहीं तक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।